नमस्कार। अनलॉक यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बेहद जरूरी संपादकीय का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी और दूसरी सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए बहुत मायने रखता है। हम बात करेंगे कि कैसे भारत के पड़ोस में कट्टरता बढ़ रही है और इससे हमारे देश के सामने क्या बड़ी सामरिक चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। तो चलिए इस पूरे विषय को गहराई से समझने के लिए खास तौर पर मेंस एग्जाम के लिहाज से हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। हम बांग्लादेश के मौजूदा संकट से शुरू करेंगे, फिर जानेंगे कि वहां अस्थिरता फैलाने की क्या रणनीति अपनाई गई। इसके बाद हम ये सवाल उठाएंगे कि क्या दक्षिण एशिया में एक नया कोल्ड वॉर शुरू हो रहा है, और फिर देखेंगे कि इससे भारत के सामने क्या चुनौतियां हैं, मेंस के लिए कौन से पॉइंट्स जरूरी हैं, और आखिर में आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो हमारी चर्चा की शुरुआत वहीं से होती है जहां से इस पूरे विश्लेषण की जरूरत महसूस हुई, और वो है बांग्लादेश का गहराता हुआ राजनीतिक संकट। देखिए, इस संपादकीय के लेखक का मानना है कि शेख हसीना को जो सजा सुनाई गई है वो सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये साफ तौर पर एक राजनीतिक बदला है। एक ऐसा कदम जो सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता को हिला सकता है। लेखक का तर्क है कि ये संकट सिर्फ बांग्लादेश का अंदरूनी मामला नहीं है। उनके मुताबिक इसे देश के अंदर की कट्टरपंथी ताकतों के एक सिंडिकेट ने रचा है, जिन्हें बाहर से यानी दूसरे देशों की सरकारी और गैर सरकारी ताकतों से भी मदद मिल रही है। इसमें वो पुराने गुट शामिल हैं जो बांग्लादेश की आज़ादी के खिलाफ थे, जमाते इस्लामी जैसी पार्टियां हैं, और यहाँ तक कि पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी का भी हाथ बताया गया है। अब यहाँ से ये विश्लेषण वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है। लेखक के अनुसार ये अस्थिरता अचानक नहीं आई है, बल्कि इसे एक सोची समझी 3 चरणों वाली रणनीति के तहत अंजाम दिया गया है। चलिए इस रणनीति को जरा करीब से देखते हैं। लेखक के मुताबिक मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने के लिए एक बहुत ही साफ 3 स्टेप का प्लान बनाया गया था। पहला कदम था कट्टरपंथी धार्मिक ताकतों जैसे कि जमाते इस्लामी को मजबूत करना। आरोप है कि इसमें पाकिस्तान की आईएसआई ने मदद की, और वहीं दूसरी तरफ धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ताकतों को कमजोर किया गया, जिसमें अमेरिकन इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट जैसी संस्थाओं का भी हाथ होने की बात कही गई है। इसके बाद दूसरा चरण था मोहम्मद यूनुस को आगे लाना। यूनुस, जो शेख हसीना के विरोधी माने जाते हैं और अमेरिका के करीबी भी, उन्हें एक अंतरिम सरकार बनाने के लिए प्रमोट किया गया, और फिर इस सरकार में कट्टरपंथी सोच वाले सलाहकारों को भर दिया गया। ये किसी सिस्टम को अंदर से बदलने की एक क्लासिक चाल होती है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी चरण। इसमें शेख हसीना पर कानूनी केस करके उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई, और उनकी पार्टी अवामी लीग के लिए चुनाव लड़ना ही मुश्किल बना दिया गया। ये एक सीधा राजनीतिक प्रहार था, ताकि एक लोकप्रिय नेता को चुनावी दौड़ से ही बाहर कर दिया जाए। हालांकि इतनी बड़ी रणनीति के बावजूद लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वो ये कि तमाम सर्वे अभी भी ये दिखाते हैं कि अवामी लीग को 30 से 35% लोगों का समर्थन हासिल है। ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि अगर वहां निष्पक्ष चुनाव होते तो शायद नतीजा कुछ और ही होता। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये कहानी सिर्फ बांग्लादेश की है? लेखक इस विश्लेषण का दायरा बढ़ाते हैं और इन घटनाओं को एक बड़े भू राजनीतिक पैटर्न का हिस्सा बताते हैं। क्या हम दक्षिण एशिया में एक नए शीत युद्ध यानी एक न्यू कोल्ड वॉर को उभरते हुए देख रहे हैं? और यही वो बड़ा सवाल है जिस पर हमें सोचना है। क्या बांग्लादेश में जो हो रहा है वो एक अकेली घटना है, या ये एक बड़ी क्षेत्रीय साजिश का हिस्सा है? लेखक सबसे पहले पाकिस्तान का उदाहरण देते हैं। कहा जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार इसलिए गिरा दी गई क्योंकि उनका झुकाव रूस और चीन की तरफ बढ़ रहा था। ये इस बात का संकेत है कि शायद बाहरी ताकतों को ये नया समीकरण पसंद नहीं आया। इसके बाद श्रीलंका का मामला देखिए। विश्लेषण ये बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के दबाव को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया ताकि वहां एक आर्थिक और राजनीतिक संकट पैदा हो। लेखक के अनुसार ये संकट इसलिए पैदा किया गया ताकि वहां सत्ता परिवर्तन हो सके। और ऐसा ही एक पैटर्न हमें नेपाल में भी दिखाई देता है। लेखक का दावा है कि जब वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन के नज़दीक जाने लगे तो उनके खिलाफ सरकार विरोधी भावनाओं को हवा दी गई, जिससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई। और ये स्लाइड लेखक की पूरी थीसिस का सार है। दक्षिण एशिया में एक नए शीत युद्ध का जन्म।
दावा ये है कि अमेरिका इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए, अपने हितों को साधने के लिए कट्टरपंथी या गैर लोकतांत्रिक ताकतों का भी इस्तेमाल कर रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब का भारत के लिए क्या मतलब है? ये जो कुछ भी हमारे पड़ोस में हो रहा है, उससे नई दिल्ली के सामने क्या सामरिक और सुरक्षा की चुनौतियां खड़ी हो रही हैं? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, यहाँ भारत के लिए सुरक्षा का पूरा समीकरण ही बदल गया है। अब तक खतरा मुख्य रूप से पश्चिमी मोर्चे पर यानी पाकिस्तान की तरफ से माना जाता था, लेकिन अब कट्टरपंथ के उभार के कारण हमारा पूर्वी मोर्चा भी उतना ही संवेदनशील हो गया है। ये भारत के लिए एक तरह का टू फ्रंट चैलेंज है, जहां हमें पश्चिम और पूर्व दोनों सीमाओं पर एक साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। शेख हसीना की सरकार ने चरमपंथी गुटों पर काफी हद तक लगाम लगा दी थी, लेकिन लेखक चेतावनी देते हैं कि ये गुट अब फिर से सक्रिय हो रहे हैं और शायद उन्हें नए शासन के भारत विरोधी रुख से और हिम्मत मिल रही है। ऊपर से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग इस तनावपूर्ण माहौल में एक और चिंगारी का काम कर रही है। चलिए अब इस पूरी चर्चा को उन मुख्य बिंदुओं में समेटते हैं जो आपकी मेंस परीक्षा में उत्तर लिखने के लिए बहुत जरूरी हैं। ये पॉइंट्स आपके उत्तर को एक अच्छा स्ट्रक्चर देंगे। पहला, भारत के लिए टू फ्रंट की नई चुनौती। दूसरा, पड़ोसी देशों की अस्थिरता का भारत पर क्या और कैसे असर होता है। तीसरा, अमेरिका और चीन की बड़ी लड़ाई का हमारे पड़ोस पर प्रभाव। चौथा, इस सब का भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर क्या असर पड़ेगा। और पांचवा और सबसे जरूरी, इन सब के बीच भारत के लिए एक स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। तो आखिर में इस मुश्किल भू राजनीतिक हालात से निपटने के लिए लेखक भारत को क्या रास्ता सुझाते हैं? आगे की राह क्या होनी चाहिए? लेखक का निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। भारत के लिए सबसे अच्छा रास्ता यही है कि वो एक स्वतंत्र विदेश नीति पर मजबूती से चले। इसका मतलब है कि बड़ी शक्तियों की लड़ाई में उलझने से बचें और अपने पड़ोस में उदार और लोकतांत्रिक ताकतों का समर्थन करें। और अब आखिर में आपकी मेंस की तैयारी के लिए एक अभ्यास प्रश्न है, दक्षिण एशिया में उभरती नई शीत युद्ध की गतिशीलता भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और इसकी सामरिक स्वायत्तता के लिए क्या चुनौतियां प्रस्तुत करती है? विश्लेषण करें। इस सवाल का जवाब लिखते समय उन सभी मुख्य बिंदुओं पर जरूर गौर कीजिएगा जिन पर हमने आज बात की है, जैसे कि टू फ्रंट चैलेंज, पड़ोस में अस्थिरता का असर और बड़ी शक्तियों की इस होड़ के बीच अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखने की जरूरत। कल फिर मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण संपादकीय के साथ। इसके लिए YouTube चैनल अनलॉक UPSC को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।